नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार प्रेरणा ऐप पर परिषदीय विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन की संशोधित चेकलिस्ट जारी कर दी गई है। जल्द ही विद्यालयों का निरीक्षण होगा जिसमें इस संशोधित चेकलिस्ट का उपयोग किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या क्या संशोधन एक चेकलिस्ट में किया जाना है। साथियों, ये वीडियो सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि निरीक्षण होना है, इसलिए पहले से ये पॉइंट आप तैयार कर लें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या आदेश जारी किया है महानिदेशक महोदया ने। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना कार्यालय से यह हमारा आदेश आया है। सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समझ जनपद उत्तर प्रदेश। नंबर 2, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समझ जनपद उत्तर प्रदेश। ये आपका 18 अक्टूबर 2021 का आदेश है। इसका विषय है बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु लागू किए गए प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पोर्टल पर अपलोड की गई संशोधित सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट के उपयोग के संबंध में। महोदया, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दी गई है, दिनांक 14 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल ऐप पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विकसित की गई सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में प्रदेश में सभी बच्चों हेतु शिक्षण कार्य भौतिक रूप से प्रारंभ होने के फलस्वरूप स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स एवं डायट मेंटर्स के लिए पुनः सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयवार संशोधित कर तैयार की गई है। उक्त संशोधित चेकलिस्ट संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि जनपद के एसआरजी, एआरपी एवं डायट मेंटर्स को इस संबंध में अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके द्वारा प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्या चेकलिस्ट जारी की है। ये आदेश पारित किया है अनामिका सिंह, जो राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से हैं, हमारी महानिदेशक है। अब देख लेते हैं चेकलिस्ट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है कक्षा का अवलोकन। इसमें आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसमें आप अवलोकन करने हैं। तो इसमें सबसे पहले कक्षा का चयन करना है। उसके बाद आप किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं, विषय दिए हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हमारा परिवेश, अन्य। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब कक्षा का अवलोकन करने के बाद देने हैं। सबसे पहले, क्या कक्षा में प्रिंट रिच सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है? उदाहरण, विषय वस्तु आधारित चार्ट, शब्दमाला, छात्रों द्वारा किए गए कार्य, पोस्टर्स इत्यादि। तो आप अपने स्कूल में प्रिंट रिच मटेरियल को तैयार कर लें, क्योंकि इसमें उन्हें जवाब देना होगा सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। नंबर 2, सभी समुचित सामग्री प्रदर्शन किया तो गया है पर बच्चों के दृष्टि स्तर पर नहीं है। नंबर 3, कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। नंबर 4, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया है पर वह कक्षा के अनुरूप नहीं है। नंबर 5, कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। तो आप इसको तैयार कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आपको 5 नंबर मिले, इसमें आपको 1 नंबर मिलना चाहिए। नंबर 1 पे ही आपका टिक लगना चाहिए। दूसरा है, क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक शिक्षण के लिए गतिविधि कराई जा रही हैं? जैसा आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, उसमें सामाजिक भावनात्मक गतिविधियां हैं, वे कराई जा रही हैं या नहीं? हाँ या ना में इसका जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टू ओनली अपीयर्स इफ आंसर 1 इज नोट। अगर नोट है तब आपका ये होगा, क्या शिक्षक कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है, हाँ या नहीं? तो इस पे भी आप हाँ ही कराएं। क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है? उसमें भी आपका हाँ नहीं होना है। क्वेश्चन 7, टू ओनली अपीयर इफ आंसर टू क्वेश्चन 6 इज नोट 3। अगर 3 आ रहा है, इस पार्ट में किसी टीएलएम की आवश्यकता नहीं है, तभी क्वेश्चन नंबर 7 आपका आएगा। इस पार्ट में किसी टीएलएम की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया में सहायक और प्रासंगिक है, हाँ या नहीं। क्या शिक्षक द्वारा एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि कराई जा रही है, हाँ या नहीं। इस पाठ में एक्टिविटी बेस्ड गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है। तो कोशिश करें कि आपके सभी आंसर हाँ हो। उसके बाद आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे। सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक और सहपाठियों से सवाल जवाब कर पाते हैं। नंबर 2, केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में बढ़कर भाग लेते हैं, अधिकांश बच्चे केवल प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और नंबर 3, अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। तो कोशिश करें कि इसमें भी आपको नंबर 1 पर ही टिक हो। उसके बाद नंबर 10 है, कक्षा में समावेश की स्थिति क्या है। छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि लिंग के बावजूद आपस में खुलकर सीखने के लिए बातचीत करते हैं। नंबर 2, कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है, जिसके कारण सभी बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते हैं। और नंबर 3, स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है। तो आप कोशिश करें आप लड़के और लड़कियों को अलग अलग ना बैठाएं, क्योंकि अगर समावेश की बात की जाए तो सभी बच्चे एक से होने चाहिए, तो उसमें आपका नंबर 1 पर ही टिक होना चाहिए। उसके बाद नंबर 11 है, शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षक कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके बच्चों को केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। शिक्षक बच्चों की रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिससे बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल हल कर पाते हैं, अपने जीवन से संबंध बनाते हैं। तो कोशिश करें कि आपको इसमें नंबर 3 पर ही टिक हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं 50% से कम छात्र, 50 से 80% के छात्र और 80% से ज़्यादा छात्र। तो कोशिश करें 2 या 3 नंबर आपको 2 या 3 पर इसमें आपका टिक हो। उसके बाद बात करें, अब आप बात करते हैं जूनियर की। तो कक्षा 6, 7, 8 की कक्षा का चयन करना है, 6, 7, 8। उसके बाद सब्जेक्ट का चयन करना है। उसके बाद तीसरे में वही है आपका सेम, कक्षा में प्रिंट रिच सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है या नहीं। तो इसमें वही आपके 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहला ऑप्शन ही चूज करवाना है। क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक शिक्षण की गतिविधि कराई जा रही है, हाँ या नहीं। तो कोशिश करें आप सामाजिक भावनात्मक गतिविधि कराएं उसमें जो आपको स्कूल रेडीनेस की दी गई है, तो इसमें आपका हाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या शिक्षक कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करा रहे हैं, तो इसमें भी हाँ भी कराएं, उपचारात्मक शिक्षण शुरू कर दें। क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है, हाँ इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तभी आएगा जब क्वेश्चन 6 में आपका नोट आएगा। तो 6 है, क्या शिक्षक द्वारा टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया में सहायक और प्रासंगिक है, तो इसमें भी आप हाँ कराएं। उसके बाद नेक्स्ट है, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे। इसमें आपको सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षण जवाब तलब कर रहे हैं, तो वही प्रश्न है जो आपके प्राइमरी में थे, तो इसमें आप सही कराएं। कक्षा में समावेश की स्थिति वही आएगी आपकी। शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस में कक्षा में कितने % गतिविधि में भाग रहे हैं, कक्षा में किस प्रकार की गतिविधि करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी आपको कोशिश करें कि नंबर 3 ही आपका सेलेक्ट हो। तो आपके दोनों के लिए प्राइमरी जूनियर के सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 13, कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं। अधिकांश छात्र शिक्षण और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोशिश करें नंबर 3 इसमें आए। क्या शिक्षण अधिगम कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं। तो इसमें आप देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं दे रहे हैं, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ना कराएं। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले छात्रों को सीमित या अतिरिक्त समय दे रहे हैं। नंबर 3, शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को समर्पित अतिरिक्त समय भी दे रहे हैं और कक्षा के बाकी समय भी अनुरूप प्रश्न पूछकर उनकी प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। तो कोशिश करें इसमें भी आपका तीसरा पॉइंट आए। उसके बाद क्या शिक्षक यादृच्छिक रूप से विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, हाँ या नहीं, तो इसमें भी हाँ कराएं। उसके बाद भाग 2 शुरू हो जाता है, छात्रों के साथ वार्तालाप और गतिविधियाँ। उसके बाद छात्रों के साथ वार्तालाप होगी। इसमें आपने जिस कक्षा को चुना वह विकल्प चुने, कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 कोई सी भी कक्षा चुनेंगे। उसके बाद गणित में 1 से 99 तक की किन्हीं 10 संख्याओं को एक पृष्ठ पर लिख लें और बच्चों से बारी बारी उन्हें पहचानने को कहें।
1 से 99 तक की आपके जो सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आएंगे वे उनको लिख लेंगे और अब बच्चों से पूछेंगे। तो इसमें आया 5 में से कितने छात्र 5 या अधिक संख्याओं को सही पहचान रहे हैं। 0 से 5 कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी संख्याओं को पहचान लें, इसलिए आप उन्हें पहले से ही तैयार कर लें। 5 में से कितने छात्र 5 से कम संख्याओं की पहचान कर रहे हैं, तो इसमें आपके विकल्प देख लेंगे। 5 में से कितने छात्र, क्योंकि 5 बच्चों को उठाया जाएगा, कितने छात्र जो हैं एक भी संख्या की पहचान नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने 5 के 5 बच्चे संख्याओं की पहचान कर लें। तो ये आप पहले से ही तैयार कर लें बच्चों को। उसके बाद कक्षा 2 की बात करें, छात्रों से 1 अंक के लंबवत रूप से जोड़ने घटाने के, यानी जो आपका प्रेरणा लक्ष्य 2 कक्षा 1-2 का है, बिना हासिल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें भी आप तैयार कर लें बच्चों को कि वे प्रेरणा लक्ष्य में 5 बच्चे जो हैं आपके 5 बच्चों को उठाया जाएगा, तो उसमें वे जोड़ लें और घटा लें। उसके बाद इसी तरह कक्षा 3 में छात्रों से 2 से 3 अंकों की संख्या को लंबवत रूप में जोड़ने घटाने की हासिल के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका हाँ ही होने चाहिए, आपके 3-4 बच्चे जरूर हो जाएं, तो ऐसी तैयार कर लें बच्चों को। उसके बाद कक्षा 4 में छात्रों से 2 से 3 अंकों की गुणा को गुणा करने के लिए पूछा जाएगा, तो इसके लिए तैयार कर लें। उसके बाद छात्रों से भिन्न अंकों की संख्याओं को भाग करने के लिए पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका गणित का होगा। उसके बाद आप बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में कक्षा 1 में वही होगा। कक्षा 1 के स्तर के 2-3 अक्षर वाले किन्हीं 10 शब्दों को एक प्रश्न पे लिखा जाएगा और छात्रों से एक एक करके पूछा जाएगा। तो देखा जाएगा कितने छात्र 5 या अधिक छात्र शब्दों की पहचान कर रहे हैं, वो 0 से 5 संख्या होगी। कितने छात्र 5 से कम छात्रों की पहचान कर रहे हैं और कितने छात्र ऐसे हैं जो एक भी नहीं पहचान कर रहे। तो ऐसा ना हो कि आपके स्कूल में कोई सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आए और वे ऐसे ना निकले कि वे पहचान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कक्षा 2 की बात करें, ग्रेड 2 की, छात्रों से कक्षा 2 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें। अनुच्छेद करीब 40 शब्दों का पाठ्य पुस्तक से चुन सकते हैं। तो उसमें भी यही देखना है कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह से पढ़ रहे हैं, 20 या अधिक शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, तो उसमें छात्र संख्या लिखी जाएगी। कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं पर धारा प्रवाह से नहीं, उसमें संख्या लिखी जाएगी। और कितने छात्र अनुच्छेद को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपके छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद को पढ़ सकें। उसके बाद कक्षा 3 की बात करें, छात्रों से कक्षा 3 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहा जाएगा। अनुच्छेद 50 शब्दों का होगा कम से कम। तो इसमें पहला देखा जाएगा 30 से ज़्यादा स्पीड से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो 30 से नहीं कम पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, तो वो संख्या इसमें लिखी जाएगी। तो कोशिश करें आपका नंबर 1 वाला सही हो। उसके बाद कक्षा 4 की बात करें, छात्रों से कक्षा 4 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहा जाएगा और उसके आधारित प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोशिश करें कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 या 3 से अधिक प्रश्न कर रहे हैं, वो संख्या इसमें लिखी जाएगी। कितने छात्र अनुच्छेद पर आधारित 3 से कम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वो संख्या इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद कितने छात्र एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो इसमें, और कितने छात्र अनुच्छेद को पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो इसमें लिखा जाएगा। अब कक्षा 5 की बात करें, ग्रेड 5 की, छात्रों से कक्षा 5 के स्तर वाले अनुच्छेद को पढ़ने को कहें, उसके बाद उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें इसी तरह से है, कक्षा 5 में भी कितने ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा सवाल के जवाब दे रहे हैं, कितने ऐसे हैं 3 से कम जवाब दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनसे अनुच्छेद भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो आप इसमें कोशिश करें कि आपका नंबर 1 पर ही ज़्यादा बच्चे आएँ। उसके बाद तीसरा सपोर्टिव सुपरविजन के है शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुपालन। इसमें पूछा जाएगा क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है और प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जा रही है। तो आप प्रेरणा तालिका जरूर चस्पा कर दें, उसको भरना शुरू कर दें। तो इसमें आपका नंबर 1 है, हाँ सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा की गई है और प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जा रही है। दूसरा, नहीं सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है या प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से नहीं भरी जा रही है। यदि एक भी कक्षा में प्रेरणा तालिका चस्पा नहीं की गई है तो नियमित रूप से नहीं भरी जा रही, तो विकल्प भी चूज कर सकते हैं। और प्रेरणा तालिका विद्यालय में अभी पहुंची नहीं है, तीसरा, तो दूसरा विकल्प ना हो, बिल्कुल भी कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत है। तो इसमें लगभग सभी पंजीकृत हैं और उनका नियमित उपयोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है। अध्यापकों से प्रश्न करें कि उन्होंने दीक्षा पर क्या सामग्री देखी है, क्या वे ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार कोर्स को दीक्षा पर कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो दर्ज करें। तो आपको दीक्षा पर सबसे पहले तो कोर्स को कर ही रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरह से बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है दीक्षा पे, QR कोड को किस तरह से स्कैन किया जाता है, वो सब आप पे आना चाहिए।
तो इसमें आपका हाँ, सभी अध्यापक दीक्षा पर पंजीकृत है और नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत नहीं है या नियमित रूप से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि एक भी अध्यापक दीक्षा पर उपयोग नहीं करते तो विकल्प चुनें। उसके बाद अगला है, क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? तो आपकी मेज पर आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल जरूर होना चाहिए। अध्यापक से प्रश्न कीजिए और साझा करें उन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में क्या सीखा है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन करना है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के कितने उसमें भाग हैं, किस भाग में क्या दिया गया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, उसे भी आप जरूर याद कर लें। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 अक्षर दिए गए हैं, उनको ढंग से याद कर लें। हाँ, सभी अध्यापक शिक्षण संग्रह का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, सभी अध्यापक शिक्षण उपयोग नहीं कर रहे हैं और शिक्षण संग्रह विद्यालय में नहीं पहुंची है। तो इसमें नंबर 1 ही आपका आए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भी आपकी मेज पे होना चाहिए। अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि वे साझा करें कि उन्होंने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। इसके आधार पर उत्तर दें। तो आप प्रश्नोत्तरी तकनीक है, प्रश्न पूछना, उस तकनीक का जरूर बताएं कि हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। हाँ, सभी अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें भी आप कोशिश करें नंबर 1 ही पर ही आपका टिक हो। उसके बाद, क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न करें, उसके बारे में पूछा जा सकता है मॉड्यूल के बारे में, तो इसमें भी आप कोशिश करें 1 आए। क्या पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित उपयोग किया जा रहा है? आपके विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर या पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, तो इसलिए आप इसमें हाँ करें। उसके बाद, क्या अध्यापक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना और शैक्षिक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रहण कर रहे हैं? तो इसमें भी हाँ आना चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों को किस प्रकार का सपोर्ट प्रदान किया? कक्ष प्रक्रिया, डेमोन्स्ट्रेशन, लेसन प्लान बनाने में सहयोग, किट का उपयोग करने में सहयोग। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्ष अवलोकन सपोर्ट प्रदान करने के उपरांत आपने शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को क्या फीडबैक दिया ताकि वे उस पर कार्य करने अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके? तो इसमें भी फीडबैक लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 है, अन्य कार्यक्रम। विद्यालय में अवलोकन के पूरा करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी, शिक्षकों की संख्या कितनी है? भ्रमण के दौरान शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति कितनी है? कितने शिक्षक आए हैं? उसके बाद, यदि अध्यापक अनुपस्थित है तो अनुपस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? विभागीय कार्य हेतु, आकस्मिक अवकाश है, उपार्जित, मातृत्व, चिकित्सा, इसमें आप वे भरेंगे। उसके बाद, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? उसके बाद, जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उनके अनुपस्थित होने के प्रमुख कारण। तो आप ध्यान रखें, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनका कारण आपको पता होना चाहिए। घरेलू कार्यों में मदद कर, भाई बहन की देखभाल, तो इसमें यही पॉइंट आपके होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, वर्क डिमॉन्स्ट्रेशन और कक्षा विभाजन, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है? तो ये भी ध्यान रखें, आपके स्कूल में शिक्षकों के मध्य कार्य का विभाजन होना चाहिए, क्लास का विभाजन होना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है? यदि आप विद्यालय में प्रार्थना सभा की बात पूछे हैं तो इस संबंध में कुछ छात्रों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ प्रार्थना होती है या नहीं। तो आप 6 प्रार्थना बच्चों को जरूर याद करा दें, हाँ या नहीं? क्या विद्यालय में प्रार्थना, उसके बाद, क्या विद्यालय में वर्तमान में शिक्षक अभिभावक बैठक PTM का आयोजन किया गया है? इसमें रजिस्टर देखा जाएगा, तो इसमें भी आपका हाँ ही होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है आपका, बालिकाएं नियमित विद्यालय आए, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किए गए? तो आपसे प्रयास पूछा जा सकता है। उसके बाद, क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, दिव्यांग छात्र अध्ययनरत हैं, हाँ या नहीं? यदि हाँ है तो समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत उनसे पंजीकरण किया गया है? क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया गया है? उसके बाद नेक्स्ट है, क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है और नियमित उपयोग की गई है? तो आप खेल का रजिस्टर जरूर बना लें, उसमें आप बच्चों के नाम भी चढ़ा दें कि आपने बच्चों को क्या दिया, हाँ या नहीं? उसके बाद, क्या छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन प्रतिदिन दिया जा रहा है? 4 से 5 छात्रों से प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसा भोजन आपको मिलता है, तो अच्छी गुणवत्ता का भोजन दे, इसमें भी हाँ ही होना चाहिए। भ्रमण के दौरान मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या लिखी जाएगी। क्या विद्यालय में अवस्थापना सुविधाएं संतोषजनक हैं, हाँ या नहीं? प्रधानाध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में कितने महीने लगेंगे? तो आपसे ये पूछा जाएगा कितने महीने में आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बना देंगे, तो इसमें आपको जवाब देना है। अन्य टिप्पणी इसमें लिखी जाएगी। उसके बाद अभिभावकों की प्रतिक्रिया, कम से कम 5 अभिभावकों से बातचीत की जाएगी, जिसमें 2 SMC सदस्य होंगे।
क्या क्या प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं? क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है, हाँ या नहीं? क्या आप बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? तो इसमें अभिभावक देख लीजिए, आप अभिभावकों को समझा लीजिए, क्या वे बताएंगे इसका आंसर। उसके बाद यदि आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं, हाँ या नहीं? क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जा रहा है? गृह कार्य जरूर दें, इसमें हाँ ही हो जाएगा। क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं, हाँ या नहीं? उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला। विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है? तो ये तो कम ही होगा, 25% से भी कम के पास ही है, तो इसमें तो 4 ही आएगा। विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय रूप से जुड़े हैं? इसमें भी लगभग 4 ही आएगा, क्योंकि कम ही बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या शिक्षक को प्रेरणा पोर्टल पर प्रेरित अभ्यास पत्रकों और गतिविधियों के बारे में जानकारी है? तो जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन से अभ्यास पत्रक दिए गए हैं। क्या शिक्षक कक्षा में उपचार शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रों का उपयोग कर रहे हैं, हाँ या नहीं? विद्यालय में कितने प्रतिशत दूरदर्शन की सामग्री नियमित रूप से देख रही हैं? तो ये भी आपका जो भी आएगा। विद्यालय में कितने प्रतिशत अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानकारी है? तो आप अभिभावकों को बुलाकर उन्हें प्रेरणा लक्ष्य की जानकारी जरूर दे दें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, विद्यालय में कितने प्रतिशत अभिभावकों को दीक्षा ऐप के बारे में जानकारी है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को बुलाकर दीक्षा ऐप की भी जानकारी दे दें। प्रधानाध्यापक और अध्यापक ने अब तक कितने प्रेरणा साथी को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है? विद्यालय में कितने छात्रों को ई सामग्री देखने हैं तो प्रेरणा साथी के माध्यम से फोन उपलब्ध हो पा रहे हैं? कौन सा माध्यम स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे प्रभावी सिद्ध होगा? दूरदर्शन, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, व्हाट्सएप पर प्रेषित सामग्री या अभ्यास पत्रक? तो इसमें जो आपको सही लगता है वो आप इसमें करा सकते हैं। तो इस तरह से इस आधार पर आपका सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।